हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनार गोदारा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सिखवाल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों ठीक सही समय पे अपनी क्लास प्रारंभ हो चुकी है और दोस्तों अपन ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। दोस्तों आज आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। अक्सर क्या होता है दोस्तों, अक्सर यही होता है कि YouTube पे जब भी कोई थ्योरी की क्लास लगती है या फिर क्वेश्चन आंसर की कोई क्लास लगती है तो जो YouTube पे पढ़ाने वाला टीचर होता है वह कार्यपालिका पढ़ा देगा और व्यवस्थापिका पढ़ा देगा, यानी विधानमंडल पढ़ा देगा, परंतु उच्च न्यायालय को अक्सर नहीं पढ़ाया जाता। परंतु अपन ने तो वादा किया था कि पूरी मानचित्रावली आपको शब्द से शब्द पढ़ाई जाएगी, तो मानचित्रावली को अपन शब्द से पढ़ रहे हैं और दोस्तों राज व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। मानचित्रावली का भी कौन सा खंड पढ़ रहे हैं, खंड र, राज व्यवस्था को अपन पढ़ रहे हैं और आरएएस के एग्जाम से पहले पहले राज व्यवस्था को पूरा करने का जो हमने वादा किया था उस वादे को हम निभाएंगे। और आप सभी को क्या करना है, मानचित्रावली पुस्तक है जो बाजार से ले आनी है। मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा कि कौन कौन है जो अब तक मानचित्रावली बाजार से ले आया है। जो ले आए हैं वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और जो नहीं लाए हैं वो अब देरी ना करे, क्योंकि दोस्तों मैं जो पढ़ाता हूं मानचित्रावली को आधार मान के पढ़ाता हूं। आपको अलग से नोट्स न बनाने पड़े, आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़े रिवीजन के लिए। यदि आप पूरी क्लासें यहां मेरे से लेने के बाद मानचित्रावली लेके 2 घंटे भी बैठोगे ना तो स्टेट पॉलिटी यूं आपकी क्लियर हो जाएगी। अब जेपी जी बिल्कुल समय पे आए हैं, आज जेपी जी और महेश जी बिल्कुल समय पे आए हैं, हेमराज जी नियमित स्टूडेंट हैं, मनोज जी का भी स्वागत है और शोभा जी का भी स्वागत है, अभिनंदन है। अब मेरा आप सभी से एक ही निवेदन रहेगा कि यदि आप में से अभी तक किसी ने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर ले और अपन है जो अब पढ़ना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले चर्चा किसकी करेंगे, सबसे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों अपन कि अपन आखिर पढ़ क्या रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि मानचित्रावली का खंड र पढ़ रहे हैं और खंड र की भी इकाई फर्स्ट पढ़ रहे हैं जो किससे संबंधित हैं, राज्य सरकार से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, राज्य सरकार से संबंधित हैं। और दोस्तों पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी राज्य सरकार की बात होगी तो उसके 3 अंग होंगे। कार्यपालिका, क्या क्या दोस्तों, कार्यपालिका, विधानमंडल, कार्यपालिका, विधानमंडल और दोस्तों क्या, न्यायपालिका, न्यायपालिका। और दोस्तों आप भली भांति जानते हो कि पिछली क्लासों में अपन ने कार्यपालिका कंप्लीट कर दिया, पिछली क्लासों में अपन ने विधानमंडल कंप्लीट कर दिया और आज बारी किसकी है दोस्तों, आज बारी न्यायपालिका का पोस्टमार्टम करने की है। यानी कि आज अपन है जो न्यायालय पढ़ने वाले हैं। हेमराज जी कह रहे हैं मैं ले आया, बिल्कुल सभी को लानी होगी। मानचित्रावली सफलता का आधार है और जो विद्यार्थी मानचित्रावली से पढ़ता है, क्योंकि मानचित्रावली किसके लिए जानी गई, सारगर्भित और गागर में सागर भरने वाला जो लेखन है वो मानचित्रावली में है। दोस्तों मानचित्रावली जिसने भी कंठस्थ कर ली वह दोस्तों मानो 4 वेद उसने कंठस्थ कर दिए। राजस्थान जीके का तो वह बहुत बड़ा ज्ञाता है जो बन जाएगा। बिल्कुल हाँ जी, क्या कह रहे हैं, हेमंत जी क्या कह रहे हैं, अच्छा ना, पकोड़ों की नगरी से जय जोहार, हाँ बिल्कुल जय जोहार, जय आदिवासी, जय जोहार। ठीक है दोस्तों, तो अपन है जो आज दोस्तों न्यायपालिका को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। दोस्तों पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर के 237 तक है जो क्या है, न्यायपालिका संबंधी प्रावधान है। कहां पे है, 214 से लेकर 237 तक न्यायपालिका संबंधी प्रावधान है। और इसी के अंदर अपन पढ़ते हैं उच्च न्यायालय को, क्या पढ़ते हैं, उच्च न्यायालय को, और इसी के अंदर पढ़ते हैं अपन अधीनस्थ न्यायालय को, इसी के अंदर अधीनस्थ न्यायालय को पढ़ते हैं। यदि पूछा जाए कि उच्च न्यायालय का उल्लेख कहां से कहां तक है तो अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 232 तक। हालांकि 232 को विलोपित कर दिया तो अपन 231 तक है जो कह सकते हैं। और अधीनस्थ न्यायालय 233 से लेकर के 237 तक है जो आपके संविधान में उल्लेखित हैं। आज अपन उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय को है जो पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं, लिखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय।
उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट है जो अपन जिसे कहते हैं उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के यदि संवैधानिक उपबंधों पे जाऊं, मैं क्या डायरेक्ट आपको संवैधानिक उपबंध पढ़ाऊंगा, सार गर्भित पढ़ाऊंगा, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, मानचित्रावली के अकॉर्डिंग है जो पढ़ेंगे। हाँ जी, महेश जी कह रहे हैं मैं भी ले आया, बिल्कुल बहुत शानदार महेश जी। जेपी जी कह रहे हैं भाग 6, बिल्कुल जेपी जी बहुत जबरदस्त। ये जो राज्य सरकार से संबंधित संवैधानिक उपबंध हैं, कहां से कहां तक, अनुच्छेद 153 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक, अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक जो उपबंध हैं वह संविधान के भाग 6 में, जो संविधान के 22 भाग है ना, भाग 6 में जो ये उपबंध हैं, पहले की क्लासों में अपन इन सभी बातों की चर्चा कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब है जो अपन पढ़ते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से संबंधित पहला अनुच्छेद क्या, पहला अनुच्छेद अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 क्या कहता है, अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। यह कहां पे कहा गया, अनुच्छेद 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय तो होगा ही होगा। परंतु दोस्तों जो अनुच्छेद 231 है, मैं सीधा आपको लेके जाऊंगा अनुच्छेद 231 पे। अनुच्छेद 231 क्या कहता है, अनुच्छेद 231 कहता है कि एक या दो से अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों हेतु एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यह बात अनुच्छेद 231 में कही गई। पहली बात पे गौर फरमाना, पहली बात में कहा कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु अनुच्छेद 231 क्या कहता है, अनुच्छेद 231 कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, एक राज्य और एक संघ शासित प्रदेश का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, दो संघ शासित प्रदेशों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यह बात अनुच्छेद 231 में कही गई। जैसे अपन ने राज्यपाल पढ़ा था ना, राज्यपाल के अनुच्छेद 153 में क्या था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन द्वारा एक बात जोड़ी गई कि दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। यह बात जोड़ी गई 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यपाल के संदर्भ में। और ये यूं की यूं बात है दोस्तों उच्च न्यायालय के संदर्भ में। क्या कहा गया उच्च न्यायालय के संदर्भ में कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु अनुच्छेद 231 में कहा गया कि दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और दोस्तों यह बात भी कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, यह बात भी दोस्तों 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। संविधान संशोधन कौन सा था, संविधान संशोधन 7वां ही था, 1956 में यह बात जोड़ी गई। जैसा राज्यपाल के लिए उपबंध वैसा का वैसा उपबंध उच्च न्यायालय के लिए। जब राज्यपाल के लिए उपबंध कौन से संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, और उच्च न्यायालय के लिए भी संविधान संशोधन कौन सा, 7वां संविधान संशोधन। परंतु एक बात खास ध्यान में रखनी है कि दो या दो से अधिक उच्च न्यायालय, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था करने का अधिकार किसे है, यह अधिकार संसद को है। किसे है दोस्तों, यह अधिकार संसद को है, किसी और संस्था को यह अधिकार नहीं है दोस्तों। अब देखिए उदाहरण बताता हूं मैं आपको। जैसे एक गोवा है और दोस्तों दमन, दीव, दादर नगर हवेली और महाराष्ट्र, इन तीनों का क्या है, एक ही बॉम्बे उच्च न्यायालय है। जैसे पंजाब हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। इसी तरीके से दोस्तों असम हो गया, आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, इन सभी का भी एक ही उच्च न्यायालय है। कौन सा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। इस प्रकार से वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों, 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च
न्यायालय हैं दोस्तों। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। परंतु दोस्तों भारत में राज्य तो कितने हैं? 28 हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। तो इसमें से देख लीजिए दोस्तों, जो 23 हैं वो तो किसके लिए हैं? राज्यों के लिए हैं। और 2 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो किसके लिए हैं? यूटी के लिए हैं, यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। आपको पता ही है कि यदि आपसे यह पूछे कि सबसे नवीन उच्च न्यायालय कौन सा है, तो अभी आपके आंध्र प्रदेश के लिए जो अमरावती उच्च न्यायालय गठित हुआ वह सबसे नवीन उच्च न्यायालय है जो माना गया है। इन बातों का भी आप ध्यान में रख सकते हो। विकास चौधरी जी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल यस सर। और पल दो पल, अब क्या है कि जो पल दो पल के लिए पहले आते थे, आजकल पल दो पल वाले भी नियमित आ रहे हैं, पूरी क्लास का है जो आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल क्या कह रहे हो सर? बुक पढ़कर राजस्थान जीके का ज्ञान अपडेट हो रहा है। बिल्कुल, राजस्थान जीके का नॉलेज अपडेट होके उच्च लेवल तक पहुंच जाएगा यदि आप मानचित्रावली पढ़ते हो तो दोस्तों अपन ने जान लिया कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु संसद क्या कर सकती है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या एक राज्य और संघ राज्य सेक्टर के लिए क्या कर सकती है? एक उच्च न्यायालय का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 231 के तहत भारत में अभी 25 उच्च न्यायालय हैं। इतनी बात क्लियर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उच्च न्यायालय की संरचना के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? उच्च न्यायालय की संरचना के बारे में जो बात करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। यदि अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद कौन सा बताओगे? अनुच्छेद 216 बताएंगे। कौन सा अनुच्छेद बताओगे? अनुच्छेद 216 क्या करता है? उच्च न्यायालय के संरचना के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 216 में क्या कहा गया कि उच्च न्यायालय के अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा, एक क्या होगा दोस्तों? एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और दोस्तों क्या होंगे? और दोस्तों अन्य न्यायाधीश होंगे। एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ हैं जो अन्य न्यायाधीश होंगे। अब अन्य न्यायाधीश कितने होंगे यह कौन निर्धारित करेगा? यह निर्धारित करने की शक्ति किसे होगी? राष्ट्रपति को होगी। किसे होगी दोस्तों? राष्ट्रपति को होगी। भाई अनुच्छेद 216 में कहा कि उच्च न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। अब प्रश्न यह है कि अन्य न्यायाधीश कितने होंगे? तो यह है जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। कौन करेगा दोस्तों? यह राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है, बड़ा सिंपल प्रश्न है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी आंसर दोगे। तो सभी को आंसर देना है कि राजस्थान में अब मुख्य न्यायाधीश प्लस कितने अन्य न्यायाधीश हैं? ये कौन बताएगा? एक तो मुख्य न्यायाधीश है, अन्य न्यायाधीश राजस्थान में कितने हैं? ये है जो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बड़ा सिंपल प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए। सभी कमेंट बॉक्स में लगातार बताइए। बिल्कुल हाँ जी, यूपीएससी नेट वगैरह सब कुछ आपने है जो कर रखा है। हिस्ट्री फॉर यूपीएससी नेट पीसीएस, बहुत अच्छा। बिल्कुल, तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राजस्थान में एक तो मुख्य न्यायाधीश है, और राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम यदि कोई कमेंट बॉक्स में बता लेगा तो मैं मानूंगा कि वो अपडेट रहता है। बिल्कुल तो अब देखिए दोस्तों, संरचना की बात हो गई। संरचना के बाद बात करते हैं कि ये जो कुछ मुख्य न्यायाधीश हैं, कुछ अन्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनके लिए योग्यताएं क्या होगी। तो अगला जो अपना बिंदु रहेगा वो रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 217 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 के 2 क्लोज इंपॉर्टेंट हैं। क्लोज जो फर्स्ट है वो किससे संबंधित है? न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और जो क्लोज 2 है अनुच्छेद 217 का क्लोज 2 है वो किससे संबंधित है? कि नियुक्त होने वाले न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होगी। योग्यताओं के बारे में है जो क्लोज 2 है। कौन सा क्लोज है? क्लोज 2 है। बिल्कुल जेपी शर्मा जी कह रहे हैं 35, पप्पू जी कह रहे हैं 50, शोभा जी कह रहे हैं 50। और जो मैं चाहता था, जो मुझे उम्मीद थी कि आप ऐसा आंसर दोगे, वो किसी ने नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पूछा क्या है कि एक मुख्य न्यायाधीश तो है, अन्य न्यायाधीशों की संख्या पूछी थी। अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 49 है दोस्तों।
एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 49 बराबर कितने हो गए? 50 हो गए। ये ध्यान में रखना था। मैं ये आंसर चाहता था कि आप ये आंसर बताओ, परंतु आपने जो 50 बताए वो भी नॉलेज तो रखते हैं परंतु प्रश्न की भाषा को नहीं पकड़ पाए। और जेपीजी क्या है, थोड़े पुराने जमाने में चल रहे हैं ना, अपडेट रहा करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। योग्यता, नियुक्ति की बात करें और योग्यता की बात करें। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 217 का क्लोज 1 ये कहता है कि जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। परंतु इस संदर्भ में दो बातें अपन को ध्यान में रखनी है कि मुख्य न्यायाधीश के बारे में प्रक्रिया अलग है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रक्रिया अलग है, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनके बारे में प्रक्रिया अलग है। मुख्य न्यायाधीश के बारे में क्या कहा गया है? मुख्य न्यायाधीश के बारे में कहा गया कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, परंतु राष्ट्रपति नियुक्ति करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, किसके मुख्य न्यायाधीश दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस राज्यपाल से, किससे दोस्तों? प्लस राज्यपाल से है, जो क्या करेगा? परामर्श करेगा। कौन परामर्श कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भाई नियुक्ति तो राष्ट्रपति को करनी है, परंतु जो राज्य का उच्च न्यायालय होगा उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति क्या करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा। ये बात संविधान में लिखी हुई है, परंतु वास्तव में दोस्तों ऐसा नहीं होता। वास्तव में क्या होता है? वास्तविकता में दोस्तों क्या होता है? कॉलेजियम के तहत नियुक्ति होती है। कॉलेजियम के तहत है जो नियुक्ति होती है। अब ये कॉलेजियम क्या बला है दोस्तों? मुख्य रूप से 3 न्यायाधीशवाद हुए हैं। प्रथम न्यायाधीशवाद, द्वितीय न्यायाधीशवाद, तृतीय न्यायाधीशवाद और एक चतुर्थ न्यायाधीशवाद भी हुआ है। परंतु जो द्वितीय और तृतीय न्यायाधीशवाद था उसमें कॉलेजियम को है जो डेवलप किया गया। कॉलेजियम यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मिल करके जो सिफारिश देंगे, उस सिफारिश के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति जी हैं जो मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर देगा। अपनी मनमर्जी राष्ट्रपति नहीं चलाएंगे, न ही केंद्र सरकार की मनमर्जी चलेगी। ऐसी बात कब निर्धारित की गई दोस्तों? न्यायाधीशवादों में निर्धारित की गई और इसके तहत कॉलेजियम व्यवस्था डेवलप की गई। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर ये कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, ये न्यायाधीशवाद क्या है? तो दोस्तों यदि आप प्रथम न्यायाधीशवाद, द्वितीय न्यायाधीशवाद, तृतीय न्यायाधीशवाद, फिर 99वां संविधान संशोधन और न्यायिक नियुक्ति आयोग और फिर चतुर्थ न्यायाधीशवाद, इन सभी प्रक्रियाओं को विस्तार से जानना चाहते हो तो मैं आज फिर आपसे एक बार निवेदन कर देता हूं कि आप हैं जो एक बार इस कोर्स से जुड़ जाइए, इस ऑनलाइन कोर्स से जुड़ जाइए। इसमें मैं सारी बातों को डिटेल से इत्मीनान से पढ़ाता हूं कि प्रथम न्यायाधीशवाद क्या था, क्यों हुआ, तृतीय न्यायाधीश, द्वितीय न्यायाधीशवाद क्यों हुआ, क्या हुआ, कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, 99वें संविधान संशोधन में न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या था। इन सारी बातों की विस्तार से चर्चा है जो इस कोर्स में की गई है। एक बार आप इस कोर्स में मेरे से पढ़ के देखना दोस्तों, संविधान का विशेषज्ञ बनाने की जिम्मेदारी मेरी। एक बार है जो आप इस कोर्स को ज्वाइन करो दोस्तों। पैसे कमाने के लिए नहीं कहा जा रहा, पैसे कमाने होते तो ये रेट ज्यादा भी रखी जा सकती थी, क्योंकि दोस्तों सब आर्टिकल बेस के नाम पे लोग आपसे हजार रुपए भी लेते हैं, परंतु हम यहाँ पे सब आर्टिकल बेस सिर्फ सर्वर चार्ज पे पढ़ा रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए मैं रोज है जो इस कोर्स के बारे में आपके साथ चर्चा करता हूं दोस्तों। तो अपन तो अब इतना जान लेते हैं, अपन तो अब इतनी चर्चा कर ली कि भाई जो नियुक्ति होगी मुख्य न्यायाधीश की वो राष्ट्रपति तो करेगा, परंतु राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से परामर्श करेगा और वास्तव में वो नियुक्ति कॉलेजियम के आधार पे होगी। और जो अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति किस आधार पे करेगा? जो राज्य का उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो चुका है उसके परामर्श के आधार पे राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है जो करेगा। जियो की न्यू बुक बताओ, अच्छा वो भी बताएंगे आपको। मुख्य न्यायाधीश जॉर्ज ऑगस्टिन, बिल्कुल बहुत जबरदस्त हेमराज जी, आपने बिल्कुल सही बताया। अभी हैं जो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जॉर्ज ऑगस्टिन है जो
मुख्य न्यायाधीश है। बहुत जबरदस्त। अब देखिए दोस्तों, योग्यता पे बात करते हैं। जो न्यायाधीश बनेंगे उनके लिए क्या क्या योग्यताएं निर्धारित हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 217 के क्लोज 2 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है, भले मुख्य बनना हो या कोई मुख्य तो बाद में बनेगा, परंतु यदि न्यायाधीश बनना है तो कौन कौन सी योग्यता चाहिए? पहला तो वो भारत का नागरिक हो भाई, भारत का नागरिक हो। पहली बात तो उसे भारत का नागरिक होना होगा। दूसरी बात है जो उसे क्या होना होगा, 62 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं, 62 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं, 62 वर्ष से कम आयु का होना, 62 वर्ष से कम आयु का होना होगा, आयु का 62 वर्ष से कम आयु का होगा तो वो न्यायाधीश बन सकता है। भारत का नागरिक होगा तो वो न्यायाधीश बन सकता है। और तीसरी बात क्या है दोस्तों, तीसरी बात में कहा गया कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो पिछले 10 वर्षों से, कितने वर्षों से, 10 वर्षों से उच्च न्यायालय में, कहां पे दोस्तों, कोई भी उच्च न्यायालय हो, भारत राज्य सेक्टर का कोई भी उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में क्या कर रहा हो, भारत राज्य सेक्टर के किसी भी उच्च न्यायालय में पिछले 10 वर्षों से अधिवक्ता हो, अधिवक्ता हो मतलब वकालत कर रहा हो। अरे न्यायाधीश बनना है तो क्या करना होगा, हाई कोर्ट में जाकर के क्या करनी होगी, वकालत है जो करनी होगी। 10 वर्षों से वकालत कर रहे हो तो आपको बनाया जा सकता है, क्या, न्यायाधीश बनाया जा सकता है। जो चौथी योग्यता है उसमें कहा गया कि यदि वो 10 वर्षों से क्या हो दोस्तों, न्यायाधीश अधिवक्ता ना हो, और अधिवक्ता ना हो तो कोई बात नहीं, यदि वो 10 वर्षों से किसी न्यायिक पद पे हो, किसी न्यायिक पद को धारण कर रखा हो। यदि किसी व्यक्ति को मुख्य न्याय, यदि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उसे यह योग्यता रखनी होगी, उसे भारत का नागरिक होना होगा। किसका नागरिक होना होगा, भारत का नागरिक होना होगा। वह यदि इंडिया का सिटीजनशिप होगा तो उसे नागरिकता, उसे जो मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जाएगा। अभी दोस्तों क्या चल रहा है, भारत और इंडिया में विवाद चल रहा है। आज सुबह सुबह जैसे ही मैं अखबार पढ़ रहा था, मेरे सामने इंग्लिश पढ़ाने वाले, एक एसएससी को इंग्लिश पढ़ाते हैं टीचर, आए मेरे पास दौड़े दौड़े और बोला कि सर आज से तो आपका संविधान ही बदलने वाला है। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई कि संविधान में जो लिखा हुआ है ना इंडिया शब्द, वो हटने वाला है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया शब्द है वो गुलामी का प्रतीक है, अंग्रेजों की देन है, इसलिए वो है जो हटेगा भारत। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, वाकई सही बात कह रहे हो। हालांकि इंडिया शब्द तो ग्रीक लोगों ने दिया, परंतु अंग्रेजों ने इसका उपयोग किया, वो ठीक बात है। फिर मैंने उनको व्यंग्य के रूप में कहा कि यदि इंडिया शब्द गुलामी का प्रतीक है तो जो अंग्रेजी भाषा है वो भी गुलामी के प्रतीक है। आपके एसएससी के सिलेबस से अंग्रेजी हटा देनी चाहिए। जो भी अंग्रेजी मीडियम की स्कूल है उन्हें भी बंद कर देना चाहिए, अंग्रेजी को भारत से भगा देना चाहिए, क्योंकि यह भी गुलामी का प्रतीक है। ऐसी छोटी मोटी किस्से हैं जो होते रहते हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 62 वर्ष की आयु पूर्ण की हुई होनी चाहिए, और 10 वर्ष से क्या हो, 10 वर्ष से क्या होना चाहिए दोस्तों, उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए। और 10 वर्षों से यदि उसने कोई न्यायिक पद धारण कर रखा है तो भी वो क्या हो सकता है, तो भी वह बन सकता है क्या, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के पद को धारण कर सकता है और उसे राष्ट्रपति न्यायाधीश बना सकता है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि कोई न्यायाधीश बन जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त कर दिया जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, तो उसे शपथ लेनी होगी। तो बात करते हैं शपथ पे। किस पे बात करते हैं कि जो न्यायाधीश होंगे, किसके, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, इसकी जो चर्चा करते हैं। यूथ फॉर इंडिया, स्वागत है आपका, है ना। तो शपथ पे बात करते हैं दोस्तों। शपथ तो अनुच्छेद कौन सा है शपथ का, 219 है। इसमें क्या कहा गया कि जो उच्च न्यायालय के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, जो उस न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उन्हें शपथ कौन दिलाएगा। यदि बात करें उनकी शपथ की तो उन्हें शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। नियुक्ति तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, परंतु शपथ कौन दिलाता है, उन्हें राज्यपाल दिलाता है। अनुच्छेद 219 ऐसा कहता है। अब प्रश्न यह है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो शपथ लेते किसकी हैं। जैसे अपन ने चर्चा की कि जो मंत्री होते हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। जो राज्यपाल होता है वो किसकी शपथ लेता है, जो राज्यपाल होता है वह
है जो संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। यदि आपसे यह पूछे कि उच्च न्यायालय का जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो शपथ किसकी लेगा, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश शपथ किसकी लेता है दोस्तों, वह लेता है संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखने की। संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखने की शपथ कौन लेता है दोस्तों, न्यायाधीश हैं जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखने की शपथ लेता है। ठीक है दोस्तों, यह है जो अनुच्छेद कौन से में है, अनुच्छेद 219 में है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है दोस्तों, तीसरी अनुसूची में। अब न्यायाधीश ने शपथ ले ली, शपथ लेने के बाद अपन चर्चा किस पे करेंगे, उसके कार्यकाल पे करेंगे। किस पे करेंगे, कार्यकाल क्या होगा, उस कार्यकाल पे हैं जो चर्चा करते हैं, उसके कार्यकाल पे हैं जो चर्चा प्रारंभ करते हैं। यानी कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कब तक है जो उस पद पे बना रह सकता है। सर मैं भी अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूं। अच्छा, हेमराज जी कह रहे हैं आप अंग्रेजी भी पढ़ाते हो, राजनीति विज्ञान भी पढ़ाते हो। बहुत शानदार हेमराज जी, आप राजनीति विज्ञान पढ़ाते हो, राजनीति विज्ञान के होनहार स्टूडेंट हो, बधाई आपको। अंग्रेजी गुलामी की प्रतीक है या नहीं है, ये सब बातें फिजूल की बातें हैं। अपन को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अपनी निजी जिंदगी में कई बार ऐसे किस्से हो जाते हैं, तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। बाकी इन सभी बातों में रखा कुछ नहीं है। बाकी जो होना है वो तो होगा। संविधान में क्या पता बहुत बड़े संशोधन भी होने को कुछ भी हो सकता है। अपन को तो पढ़ने पे ध्यान देना है। हेमराज जी कह रहे हैं निजी विद्यालय में, बिल्कुल निजी विद्यालय से आप पढ़ाने की शुरुआत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। एक दिन सरकारी शिक्षक बनोगे, एक दिन आप अधिकारी बनोगे, एक अधिकारी की झलक आप में दिखाई पड़ती है जी। अब कार्यकाल की बात करते हैं। किसका कार्यकाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होगा, तो संविधान में बस इतना कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा तो 62 वर्ष की जब तक उसकी आयु है, 62 वर्ष की जब तक उसकी आयु है 62 वर्ष की जब तक उसकी आयु है तब तक है जो वो क्या कर सकता है, पद को धारण कर सकता है। जैसे ही उसके 62 से प्लस हुआ उसे क्या करना होगा, रिटायरमेंट लेना होगा और घर जाना होगा। कोई भी न्यायाधीश कब तक उस पद पे बना रह सकता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह सकता है 62 ईयर्स तक है जो रह सकता है। यदि उसके बाद यदि उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाए तो फिर वो उस पद पे रह सकता है, परंतु उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तो वो 62 वर्ष की आयु तक ही रह सकता है। पहले ये आयु दोस्तों 60 वर्ष हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी, 60 वर्ष हुआ करती थी। फिर एक 15वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ, 15वां संविधान संशोधन हुआ 1963 में। कब हुआ, 1963 में 15वां संविधान संशोधन हुआ और आयु 60 से बढ़ा के 62 कर दी। और अभी बातें चल रही है, अभी संसद में एक संविधान संशोधन लंबित है जिसमें कहा गया कि आयु 62 से बढ़ा के कितनी कर दो, 65 है जो कर दो। तो भविष्य में यह भी हो सकता है, परंतु वर्तमान समय में स्थिति यह है कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो 62 वर्ष की आयु तक, जब तक 62 वर्ष की आयु होगी तब तक है जो पद धारण करेगा। उसके बाद है जो उसे रिटायरमेंट लेना होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपन ने बात कर ली कार्यकाल की, तो अब देखिए दोस्तों, यदि कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहे तो त्याग पत्र किसे देगा दोस्तों। त्याग पत्र के संदर्भ में आपको एक फैक्ट ध्यान में रखना है। अमूमन कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी त्याग पत्र उसे ही देता है जिसके द्वारा उसे नियुक्ति दी जाती है। तो न्यायाधीश को नियुक्ति कौन दे रहा है, राष्ट्रपति दे रहा है। न्यायाधीश को नियुक्ति कौन दे रहा है, राष्ट्रपति दे रहा है। तो यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को त्याग पत्र देना होगा तो वो किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। किसे देगा दोस्तों, राष्ट्रपति को है जो त्याग पत्र देगा। ये बात लिखी हुई कहां पे है, अनुच्छेद 217 के क्लोज 1 के क में है जो यह उल्लेखित है। कहां पे है, क्लोज 1 के क में है जो यह उल्लेखित है। यदि कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है और कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वो त्याग पत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। किसे देगा दोस्तों, राष्ट्रपति को देगा। अब मैं बात करता हूं कि यदि उन्हें पद से हटाना हो,
किसे? पद से हटाना हो। यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, इस संदर्भ में जो अपन चर्चा करते हैं। यदि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना हो, उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उसे पद से हटाना हो, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 217 क्लोज 1 के ख में है जो इसके बारे में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उन्हें जो किस आधार पर हटाया जा सकता है, आधार के बारे में चर्चा करें तो आधार है दोस्तों सिद्ध कदाचार और असमर्थता। असमर्थता के आधार पे उसे हटाया जा सकता है। परंतु हटाने के लिए प्रक्रिया क्या होगी? कोई प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, उसके बाद ही हटाया जाएगा। तो यदि हटाने की प्रक्रिया यदि आपसे पूछी जाए तो इसमें कहा गया है कि प्रक्रिया वही होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। तो प्रक्रिया क्या होगी? जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया होती है उसी के आधार पे क्या किया जाता है? उसी के आधार पे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के समान प्रक्रिया से, भैया हटाने का आधार क्या होगा? सिद्ध कदाचार और असमर्थता। परंतु हटाने के लिए प्रक्रिया क्या होगी? जिस प्रक्रिया के आधार पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है? तो वह प्रक्रिया उल्लेखित है दोस्तों अनुच्छेद 124 के क्लोज 4, अनुच्छेद 124 के क्लोज 4 और क्लोज 5 में जो वो प्रक्रिया उल्लेखित है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि किसी न्यायाधीश पे सिद्ध कदाचार और असमर्थता हो, यदि कोई किसी न्यायाधीश पे सिद्ध कदाचार का आरोप सिद्ध हो गया हो, कदाचार यानी कि भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध हो गया हो या वो काम करने के प्रति असमर्थ हो, तो संसद क्या करेगी? संसद क्या करेगी? विशेष बहुमत से क्या करेगी? विशेष बहुमत से क्या करेगी? विशेष बहुमत से संकल्प पारित करेगी, संकल्प पारित है जो करेगी। और उस विशेष बहुमत से पारित संकल्प के आधार पे क्या किया जा सकता है? उस न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। क्या प्रक्रिया होगी? अनुच्छेद 124 के क्लोज 4 और 5 में उल्लेखित प्रक्रिया। और अनुच्छेद 124 के क्लोज 4 और 5 में क्या कहा गया कि यदि किसी न्यायाधीश पे कदाचार का आरोप सिद्ध हो जाता है, यदि किसी न्यायाधीश के ऊपर असमर्थता का आरोप सिद्ध हो जाता है और यह आरोप सिद्ध होने के बाद यदि संसद विशेष बहुमत से कोई संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसे पद से हटाने का आदेश जारी करेगा। तो यह सिद्ध कदाचार आरोप सिद्ध करने के लिए भी तो कुछ प्रक्रिया होगी। तो आरोप सिद्ध करने के लिए संसद ने एक अधिनियम बनाया, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इसमें क्या कहा गया है कि किसी न्यायाधीश पे आरोप सिद्ध कैसे किया जाएंगे, उसकी है जो प्रक्रिया कहां पे उल्लेखित है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में। इसमें क्या कहा गया है कि यदि ऐसा प्रस्ताव किसी न्यायाधीश के ऊपर सिद्ध कदाचार का या उसे पद से हटाने का प्रस्ताव है जो संसद में लाया जाता है, तो उसे लाने के लिए यदि लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 सदस्यों का समर्थन चाहिए, यदि राज्यसभा में लाया जा रहा है तो है जो 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। और जब उसे 50 या 100 सदस्यों के समर्थन से लाया जाएगा तो संबंधित सदन का जो पीठासीन अधिकारी होगा, यानी कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति, उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। यदि उस प्रस्ताव को पीठासीन अधिकारी स्वीकार करता है तो फिर वो पीठासीन अधिकारी क्या करेगा? एक जांच समिति का गठन करेगा। उस जांच समिति में एक तो मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या अन्य न्यायाधीश होगा और 2 अन्य व्यक्ति होंगे। वो समिति जांच करेगी उस न्यायाधीश के ऊपर कि ये भाई भ्रष्टाचार के आरोप जिसके ऊपर लगे हैं वो सही है या गलत है। उस समिति की रिपोर्ट आएगी और उस समिति की रिपोर्ट में यदि उसे दोषी
भी मान लिया तो संसद में संकल्प रखा जाएगा, और यदि वो संकल्प विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, कैसे बहुमत से? विशेष बहुमत से, यानी कि 2/3 बहुमत से है, जो बहुमत प्लस विशेष बहुमत का मतलब क्या, मैंने आपको समझा रखा है। बहुमत मतलब 1/2 प्लस एक सदस्य का समर्थन प्लस उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 यदि हो तो वो विशेष बहुमत हो जाता है। पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझाई है विशेष बहुमत की। तो संसद यदि विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर देती है तो संबंधित राज्यपाल को क्या करना होगा? पद से है जो त्याग पत्र देना होगा। ये बात कहां पे उल्लेखित है? ये बात दोस्तों न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उल्लेखित है। और यह बनाई क्यों गई, यह अधिनियम लाया क्यों गया? ताकि न्यायाधीशों को पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया को और स्पष्ट है जो किया जा सके। तो अब पद से हटाने की प्रक्रिया अपन ने पढ़ ली। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात किसकी करते हैं कि पद से हट जाने के बाद या त्याग पत्र देने के बाद या सेवानिवृत्त होने के बाद वह न्यायाधीश क्या वकालत कर सकता है? क्या फिर से वकील बन सकता है? क्या फिर से वो विधि व्यवसाय कर सकता है? क्या इस संदर्भ की चर्चा करते हैं। तो इस संदर्भ में एक अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 220। अनुच्छेद 220 क्या कहता है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वो सेवानिवृत्त होने के बाद, क्या दोस्तों? वह सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी न्यायालय में, वह सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी न्यायालय में क्या नहीं करेंगे? विधि व्यवसाय नहीं करेंगे। तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध। सेवानिवृत्ति के बाद विधि व्यवसाय पे प्रतिबंध है जो कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया गया? अनुच्छेद 220 के तहत लगाया गया। अनुच्छेद 220 क्या कहता है कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो जैसे ही रिटायर हो जाएगा, यानी कि 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद रिटायर हुआ हो, भले ही त्याग पत्र देने के बाद सेवा मुक्त हुआ हो, या भले ही उसे पद से हटाया गया हो, जब वो पद पे नहीं रहेगा, जब वो पद से या सेवा से मुक्त हो जाएगा, तभी वो कहीं पर भी जाकर के वकालत नहीं करेगा, वह विधि व्यवसाय नहीं कर पाएगा। यह अनुच्छेद 220 कहता है। परंतु इसके दो अपवाद हैं। क्या है दोस्तों? अपवाद है, मतलब दो ऐसी स्थितियां हैं जो उसे ऐसा विधि व्यवसाय करने की छूट प्रदान करती हैं। वो दो स्थितियां कौन सी हैं? पहली स्थिति तो यह है दोस्तों, पहली स्थिति तो क्या है कि वो यदि चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय कर सकता है। विधि व्यवसाय से मेरा क्या मतलब है? विधि व्यवसाय से मतलब है वकालत करना, है ना। विधि व्यवसाय, सर्वोच्च न्यायालय में वो विधि व्यवसाय कर सकता है। और दूसरी क्या छूट दी गई है? दूसरा जो अपवाद है कि वह ऐसे उच्च न्यायालयों में विधि व्यवसाय कर सकता है जिसमें वह न्यायाधीश नहीं रहा हो। तो ऐसे लिखिए दोस्तों, वह ऐसे उच्च न्यायालयों में विधि व्यवसाय कर सकता है जिनमें वह न्यायाधीश नहीं रहा हो। क्या समझे दोस्तों? मैं एक बार फिर से आराम से समझा देता हूं। अनुच्छेद 220 क्या कहता है कि जो भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो सेवानिवृत्ति के बाद है जो विधि व्यवसाय नहीं कर पाएगा, यानी कि वकालत है जो नहीं कर पाएगा। परंतु इसके दो अपवाद हैं, मतलब दो स्थितियां ऐसी हैं जो उसे व्यवसाय करने की, वकालत करने की छूट देती हैं कि यदि कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, रिटायरमेंट के बाद यदि वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना चाहे
तो वो है जो कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में यदि वो वकालत करना चाहे तो वह कर सकता है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, परंतु यदि वो ऐसे उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय या वकालत करना चाहता है जो उस न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहा हो, इसको समझे। जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए नाम का कोई व्यक्ति है और वो न्यायाधीश है, पर वह है जो दोस्तों सी नाम के राज्य में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा, डी में रहा, ई में रहा, एफ में रहा, इनमें तो क्या रह गया, वो न्यायाधीश रह गया। तो इनमें तो वह विधि व्यवसाय नहीं कर पाएगा, वो विधि व्यवसाय नहीं कर पाएगा। परंतु जैसे कोई एक्स राज्य है, उसके उच्च न्यायालय में वो न्यायाधीश नहीं रहा, तो यहां इस एक्स राज्य में वो क्या कर सकता है, वकालत कर सकता है। ये बात है जो दोस्तों अनुच्छेद 220 के अपवाद 2 में उल्लेखित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय, छोटे न्यायालयों में उसे कहीं पे भी विधि व्यवसाय करने की कोई इजाजत है जो नहीं है। अनुच्छेद 220 है जो इस बारे में प्रतिबंधित करता है। अब अपन बात करते हैं कि जो न्यायाधीश के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, क्या उसे कोई वेतन भत्ता भी मिलता है या नहीं मिलता है। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद जो है अगला अनुच्छेद हो गया 221। वो किससे संबंधित है, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते से संबंधित है। किससे संबंधित है, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते से है जो संबंधित है। अनुच्छेद 221 किससे संबंधित, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते से संबंधित। इसमें कहा गया कि जो न्यायाधीशों का वेतन होगा वो कहां से दिया जाएगा, वो राज्यों की संचित निधि से दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा, राज्यों की संचित निधि से। राज्यों की संचित निधि से है जो क्या दिया जाएगा, राज्यों की संचित निधि से है जो न्यायाधीशों को वेतन भत्ते मिलेंगे। और वर्तमान में एक जो मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसको कितना वेतन मिल रहा है, 2,50,000 रुपए मिल रहा है। और जो अन्य न्यायाधीश हैं, उनको कितना वेतन मिल रहा है, 2,25,000 रुपए है जो वेतन प्राप्त हो रहा है। ठीक ठाक वेतन है जो इन्हें मिल रहा है। एक बात और लिखी गई है कि इनका जो वेतन है वह दोस्तों कार्यकाल के दौरान कम नहीं होगा। ये सभी के वेतन के बारे में लिखी हुई होती है। सभी के लिए यही कहा जाता है कि किसी का भी वेतन उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं होगा। परंतु दोस्तों एक खास बात मैं आपको बताऊं, संविधान का एक अनुच्छेद है 360 का क्लोज 4 का ख, 360 क्लोज 4 का ख। इसमें कहा गया है कि यदि वित्तीय आपातकाल लग गया, कैसा आपातकाल लग गया, वित्तीय आपातकाल, यदि वित्तीय आपातकाल लग जाता है तो वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या किया जा सकता है, इनका वेतन कम किया जा सकता है। भाई सामान्य बात क्या है, सामान्य बात है कि न्यायाधीशों का वेतन उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। परंतु अनुच्छेद 360 के क्लोज 4 के ख में कहा गया कि यदि वित्तीय आपातकाल की स्थिति है तो उनका वेतन है जो कम किया जा सकता है। बिल्कुल हेमराज जी कह रहे हैं, वेतन भत्ते अनुच्छेद 221 बिल्कुल सही कह रहे हैं हेमराज जी। और वित्तीय आपातकाल में कटौती की जा सकती है, बिल्कुल करेक्ट हेमराज जी, बहुत शानदार। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अपन ने वेतन भत्तों पर चर्चा कर ली, अब अगला ही अनुच्छेद ले लेते हैं। अगला अनुच्छेद कौन सा हो गया, अगला अनुच्छेद हो गया दोस्तों अनुच्छेद 222। कौन सा हो गया दोस्तों, अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 क्या कहता है, वो है जो दोस्तों न्यायाधीशों के किससे संबंधित है, न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित है, ट्रांसफर से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 222 है। अनुच्छेद 222 क्या कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा, कौन दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होगा, वह भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा, वह भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, किसका मुख्य न्यायाधीश, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उससे परामर्श करने के बाद, मुख्य न्यायाधीश से
परामर्श करने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या कर सकते हैं, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर है जो किया जा सकता है। जैसे कोई गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो उसे है जो राष्ट्रपति राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना सकते हैं। राजस्थान वाले को पंजाब भेज सकते हैं, यूपी भेज सकते हैं, परंतु ये काम भी राष्ट्रपति अपने मन मर्जी से नहीं करेगा। ये काम भी राष्ट्रपति है जो किससे परामर्श करके करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही है जो यह कार्य करेगा। बिल्कुल अनुच्छेद 222 में कार्यकारी न्यायाधीश नहीं है, अनुच्छेद 223 में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। मग्गा राम चौधरी गोदारा धोरी मिन्ना बाड़मेर से, बिल्कुल बाड़मेर की धरती से आपका है जो अभिनंदन स्वीकार किया जाता है। मग्गा राम गोदारा जी, हम भी गोदारा, आप भी गोदारा। तो ये ध्यान में रखना जो अनुच्छेद 222 है वो किससे संबंधित है, स्थानांतरण से संबंधित है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल ये जो अनुच्छेद 222 है वह स्थानांतरण से संबंधित है। और जो आप कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में बात कर रहे हो वह कार्यकारी न्यायाधीश किससे संबंधित है, जो कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में बात कर रहे हो या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात कर रहे हो वह दोस्तों अनुच्छेद 223 है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 223। यह किससे संबंधित है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 223 है। अनुच्छेद 223 में क्या कहा गया कि यदि किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, मतलब उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है अनुपस्थित है, यानी कि विदेश वगैरह चला गया हो या उसके घर में कोई पार्टी शादी वगैरह हो और वो किसी भी कारणवश या किसी अन्य कारणवश यदि वो अपने कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हैं, तो उसकी जगह है जो राष्ट्रपति, कौन दोस्तों, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त है जो कर सकता है। कौन करेगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, अनुच्छेद 223 के तहत मुख्य न्यायाधीश पद खाली होने पर राष्ट्रपति, हाँ यही मैं चर्चा कर रहा हूं सर। राजस्थान जीके की क्लास कब से लगी, राजस्थान जीके की तो क्लास है, अपन कोई उड़ीसा का जीके थोड़ा ही पढ़ रहे हैं, राजस्थान का जीके तो ही पढ़ रहे हैं। राजस्थान जीके की क्लास चल रही है। और दोस्तों मानचित्रावली जो राजस्थान जीके की सुविख्यात पुस्तक है उसका शब्द टू शब्द अध्ययन कर रहे हैं। और दोस्तों सिखवाल सर की क्लासें चल रही हैं राजस्थान ज्योग्राफी पे, और बहुत जल्द ही हिस्ट्री और कल्चर की भी क्लासें आपको यहाँ पे इसी चैनल पे हैं जो देखने को मिलेगी। तो आप हैं जो बने रहिए इस चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आप इस क्लास को लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश, अच्छा आपको ठीक है बिल्कुल। तो जो अनुच्छेद 223 है वो किससे संबंधित है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। यानी कि यदि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश छुट्टी पे है तो उसकी जगह है जो राष्ट्रपति, जो अन्य न्यायाधीश है उनमें से ही एक को क्या कर सकता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त है जो कर सकता है अनुच्छेद 223 के तहत। अब अपन सीधा प्रस्थान करते हैं अनुच्छेद 226 में। कहां पे प्रस्थान करते हैं, अनुच्छेद 226। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 क्या है आप सभी जानते होंगे दोस्तों। अनुच्छेद 226 तो पूछा भी खूब बार गया है, सभी आराम से जानते होंगे। ये किससे संबंधित है, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता से संबंधित है।
उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 226 है। इसमें क्या कहा गया है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट जिस प्रकार से रिट जारी कर सकता है, उसी प्रकार से जो उच्च न्यायालय होगा वह अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। एक बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु या मौलिक अधिकारों को लागू करवाने हेतु ही रिट जारी कर सकता है, परंतु जो उच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के साथ साथ अन्य अधिकारिता या अन्य कार्यों के लिए भी क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। तो इस प्रकार से यह बात स्पष्ट हो गई कि जो सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता है अनुच्छेद 32 के तहत, उसकी अपेक्षा अनुच्छेद 226 के तहत जो उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता है वो थोड़ी विस्तारित है। क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए ही रिट जारी कर सकता है, परंतु जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, वो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के साथ साथ दोस्तों कोई अन्य कोई मामला है, उस मामले में भी क्या कर सकता है? रिट को है जो जारी कर सकता है। बिल्कुल 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पप्पू जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। राजस्थान राज व्यवस्था की पुस्तक निकालो। दोस्तों राजस्थान राज व्यवस्था की पुस्तक, दोस्तों मैं अभी आपने पूछा है तो आपके साथ चर्चा कर लेता हूं कि ये जो पुस्तक आप देख पा रहे हो, ये वाली जो पुस्तक आप देख पा रहे हो, भारतीय राज व्यवस्था राजस्थान के विशेष संदर्भ में, इसमें राजस्थान की राज व्यवस्था पूरी डिटेल से दे रखी है और पूरी डिटेल से पढ़नी है तो इस कोर्स में आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब वापस आते हैं उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता। तो कितनी रिट है? 5 रिट है आप कह रहे हो। पहली रिट सभी को पता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन कौन सी रिट है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहली रिट कौन सी होगी? पहली रिट हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी कौन सी हो गई? परमादेश हो गई। तीसरी कौन सी हो गई? उत्प्रेषण हो गई। और चौथी कौन सी हो गई? प्रतिषेध हो गई। और 5वीं कौन सी हो गई? अधिकार पर्चा हो गई। 5वीं कौन सी हो गई? अधिकार पर्चा हो गई। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होती है दोस्तों? सर इस कोर्स में राजस्थान राज व्यवस्था पूरी डिटेल से पढ़ाई गई है क्या? 101% दोस्तों, एक अभी तो हम राजस्थान राज, अभी आप इस कोर्स में जुड़ते हो तो इस कोर्स में आपको लाइव क्लासें मिलेगी। अभी हम नेशनल पॉलिटी पढ़ रहे हैं इस कोर्स में, और दोस्तों अपन धीरे धीरे राजस्थान राज व्यवस्था और दोस्तों आपके संवैधानिक आयोग वगैरह सारे डिटेल में पढ़ेंगे इस कोर्स में। तो ठीक है दोस्तों, तो अपन बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बिल्कुल हाँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? सशरीर उपस्थित करना। क्या अर्थ है शाब्दिक अर्थ? सशरीर उपस्थित करना, है ना। ये कब जारी की जाती है? जब किसी व्यक्ति को बिना अधिकारिता के या बिना किसी ग्राउंड के गिरफ्तार करके रखा जाता है, तो उस अवैध गिरफ्तारी से उसे मुक्त करवाने हेतु हाई कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है। उस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा जाता है और उसको किस ग्राउंड पे गिरफ्तार किया गया, उस ग्राउंड की जांच की जाती है, और यदि अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है तो उसे रिहा करने का आदेश है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के तहत दिया जाता है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। और ये रिट कब जारी की जाती है? जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पे विराजमान है या किसी न्यायिक पद पे विराजमान है और निठल्ला होकर बैठ गया है, कोई काम धाम नहीं कर रहा है, बस पद पे वजन बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार का यदि कोई व्यक्ति है जो सार्वजनिक पद या न्यायिक पद को धारण कर रखा है परंतु कोई काम नहीं कर रहा है, यानी कि निष्क्रिय हो रखा है, तो निष्क्रिय को सक्रिय करने के लिए न्यायालय क्या करता है? आदेश देता है, उसे कहता है कि भाई काम कर, तू बैठा मत रहे। यदि बात करें उत्प्रेषण की
उत्प्रेषण क्या है? उत्प्रेषण से पहले अपन प्रतिषेध जान लेते हैं। प्रतिषेध रिट है जो न्यायालय क्या करता है दोस्तों, जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके विरुद्ध जारी करता है। यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय ऐसे मामले में सुनवाई कर रहा है जो उसकी अधिकारिता में ही नहीं है, जो उसके अधिकार में ही नहीं आता, ऐसे मामले पे सुनवाई यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय कर रहा है तो उच्च न्यायालय उसे कहता है कि भाई रुक जा, इस मामले पे है जो काम सुनवाई मत कर। प्रतिषेध यानी क्या हो गया? रोक लगाना। प्रतिषेध यानी रोक लगाना। उत्प्रेषण यानी क्या हो गया? सूचना देना। यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय ऐसे मामले पे सुनवाई कर रहा है जो उसकी अधिकारिता में नहीं है तो उसे रोकने के साथ साथ वो मामला अपने पास मंगवा लेना क्या हो गया? उत्प्रेषण हो गया। और अधिकार पर्चा क्या है? अधिकार पर्चा है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पे बैठ गया या न्यायिक पद पे बैठ गया, उस पद पे बैठने के वो योग्य ही नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए आरएएस बनने के लिए या यूपीएससी क्लियर करने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। यदि कोई व्यक्ति बिना ग्रेजुएशन किए आईएएस बन जाता है, बिना ग्रेजुएशन किए एसडीएम बन जाता है और ऐसे व्यक्ति की कोई जानकारी न्यायालय को मिलती है तो न्यायालय उसके विरुद्ध अधिकार पर्चा है जो रिट जारी करता है और उसे पूछता है कि भाई तू इस पद पे किस अधिकार से बैठा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 रिट थी जिसके बारे में अपन ने चर्चा की। अब दोस्तों एक और अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद देख लेते हैं, अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 भी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में क्या कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 215 में क्या कहा गया कि उच्च न्यायालय जो होगा, जो उच्च न्यायालय होगा वह क्या होगा? अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय होगा। जो उच्च न्यायालय होगा वह अभिलेख न्यायालय होगा। यह बात कहां पे कही गई है? अनुच्छेद 215 में कही गई है। अब अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है? यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय लिखित रखे जाएंगे। अभिलेख यानी कि लिखित में उन उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी डिसीजन लिखित में रखे जाएंगे। और जो उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे जिला न्यायालय वगैरह हो गए, उन जिला न्यायालयों में उसके निर्णय हैं जो बाध्यकारी प्रभाव के रूप में, साक्ष्य के रूप में उपयोग लिए जाएंगे। ये कहां पे कहा रखा है? अनुच्छेद 215 में कहा रखा है कि उच्च न्यायालय क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वह एक अभिलेख न्यायालय होगा? कौन बताता है? देखते हैं। जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, प्रश्न में एक बार दोहरा देता हूं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। भाई उच्च न्यायालय के बारे में बता दिया 215। अब आपको उच्चतम न्यायालय के बारे में बताना है। हाँ जी, देव गोदारा कह रहे हैं 129 में, बिल्कुल करेक्ट। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा वह अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार भी होगा। हेमराज जी भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 129 बिल्कुल, बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं आपकी। अब जरा क्या करते हैं, एक बार जितना आज पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। हल्का सा रिवीजन है जो कर लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अपन? उच्च न्यायालय पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद पढ़ा? बिल्कुल हेमराज जी, अनुच्छेद 129 मैंने देख लिया आपका, है ना। तो सबसे पहले अनुच्छेद कौन सा पढ़ा? सबसे पहले अनुच्छेद पढ़ा 214 कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 है जो ऐसा कहता है। अनुच्छेद 231 फिर एक नई बात ऐड करता है और कहता है कि भाई प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ये ठीक बात है, परंतु क्या हो सकता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और दोस्तों क्या हो सकता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और एक राज्य और एक संघ राज्य सेक्टर का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। अनुच्छेद 231 में यह बात 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। और वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं? 25 हैं। कितने हैं दोस्तों? 25 हैं। जैसे चंडीगढ़ और पंजाब के लिए पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। गोवा, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन दीव के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, बंबई उच्च न्यायालय। अरुणाचल प्रदेश, असम और मिजोरम, नागालैंड, इनके लिए एक ही उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। ये बात भी है जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर अपन ने देखा कि जो उच्च न्यायालय होगा उसकी संरचना क्या होगी, तो अनुच्छेद 216 है जो इसकी संरचना के बारे में। इसमें क्या कहा गया कि उच्च न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। अब अन्य न्यायाधीश कितने होंगे ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि अन्य न्यायाधीश इतने होंगे, तो अन्य न्यायाधीश कितने होंगे ये निर्धारित कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, ये निर्धारित राष्ट्रपति करेगा। और राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 50 है। कितनी है दोस्तों, 50 है। ये बात भी अपन ने देखी। इसके बाद अपन ने चर्चा की कि अनुच्छेद 217 में क्या कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जो मुख्य न्यायाधीश होगा, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद करेंगे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ राज्यपाल से भी पूछा जाएगा कि भाई आपके राज्य में इसे जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा रहा है। यह तो हो गया संवैधानिक उपबंध, परंतु वास्तव में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस आधार पर होती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर होती है। कॉलेजियम क्या है, कॉलेजियम एक दोस्तों द्वितीय न्यायाधीशवाद के तहत बनाई गई एक प्रणाली है जिसके अंदर मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। वह न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं और राष्ट्रपति उसी के अकॉर्डिंग काम करता है दोस्तों। और जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होंगी, तो जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके परामर्श पे ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 217 का क्लोज 2 क्या कहता है, योग्यता के संदर्भ में बात करता है कि मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य कौन सा व्यक्ति होगा। इसमें कहा गया कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 62 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए। यदि 62 वर्ष से अधिक आयु का है तो उसे तो रिटायरमेंट जाना चाहिए, न्यायाधीश थोड़ा ही बनना चाहिए। और वह 10 वर्षों से क्या हो, उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हो। वह 10 वर्षों से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हो तो उसे जो क्या किया जा सकता है, न्यायाधीश बनाया जा सकता है। यदि वो 10 वर्षों से किसी न्यायिक पद को धारण कर रखा है, भले ही उच्च न्यायालय में कर रखा हो, भले ही अन्य न्यायालय में कर रखा हो, तो भी उसे क्या किया जा सकता है, तो भी उसे न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 219 में देखा कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। और जो न्यायाधीश होते हैं वो शपथ लेते किसकी हैं, पद और गोपनीयता की नहीं लेते, वो शपथ किसकी लेते हैं, संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखने की है जो शपथ लेते हैं। और इनके शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में उल्लेखित है। ये बात भी है जो आपको ध्यान में रखनी थी। और दोस्तों फिर अपन ने बात की कार्यकाल की, तो कार्यकाल के संदर्भ में अपन ने जाना कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा वो कब तक पद धारण करेगा, 62 इयर्स तक की जब तक अवधि नहीं हो जाती तब तक वो पद धारण करेगा। मतलब उसकी 62 वर्ष की आयु नहीं हो जाती तब तक है जो वह पद धारण करेगा। इसके बाद अपन ने देखा कि यदि उसे पद से हटाना हो, पद से हटाने से पहले अपन ने त्याग पत्र देखा। त्याग पत्र के संदर्भ में अपन ने देखा कि वो त्याग पत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। और यदि पद से हटाना हो तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पे जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है वैसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लोज 4 और 5 में दी गई प्रक्रिया के अकॉर्डिंग हटाया जा सकता है। ये बात जानी अपन ने। इसके बाद अपन ने जाना कि जो अनुच्छेद 220 है, कौन सा अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद 220 है वो क्या कहता है कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे वो सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी न्यायालय में, वो सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी न्यायालय में है जो क्या नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, विधि व्यवसाय नहीं करेंगे। परंतु इसके 2 अपवाद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, और वो ऐसे उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें वो न्यायाधीश नहीं रहे हो। दोस्तों अब देखिए आगे क्या चर्चा की, अपन ने चर्चा की कि न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते कितने मिलेंगे, राज्यों की संचित निधि से मिलेंगे, ठीक ठाक वेतन भत्ते मिल जाते हैं, कार्यकाल के दौरान कम नहीं होते हैं, परंतु यदि राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लग गया है तो है जो वह कम किए जा सकते हैं।
फिर अपन ने चर्चा की दोस्तों कि अनुच्छेद 222 में देखा कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका स्थानांतरण कैसे किया जाएगा। उनके स्थानांतरण के बारे में अपन ने चर्चा की कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने के बाद है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण है जो कर सकते हैं। फिर देखा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालयों का जो मुख्य न्यायाधीश है, यदि वो किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है, यदि वो विदेश में चला जाए या कोई और कारण हो जाए जिसकी वजह से वो अपने पद का कर्तव्य नहीं निभा पा रहा है, तो राष्ट्रपति जो अन्य न्यायाधीश हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को क्या कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। इसके बाद देखा रिट अधिकारिता के बारे में, 5 प्रकार की रिट है और 215 देखा, उसमें देखा कि अभिलेख न्यायालय है जो कौन सा है, अभिलेख न्यायालय है जो उच्च न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय से संबंधित जो संवैधानिक उपबंध है उनको अपन ने संक्षिप्त में पढ़ने का प्रयास किया, ज्यादा विस्तार से नहीं गए, परंतु मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप जितना मैंने इस क्लास में बताया उतना यदि आप कंठस्थ कर लेते हो तो जो भी आरएएस प्री तक का एग्जाम है ना, इसमें पूछा गया कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आरएएस प्री तक की तैयारी आपकी इतना याद करने से पर्याप्त हो जाएगी। आज तक के जो प्रश्न पूछे गए उन सभी को समावित करके हैं जो मानचित्रावली को लिखा गया है, तो पढ़ते रहिए मानचित्रावली को। कल फिर ठीक 7 बजे हैं जो मिलने का प्रयास करते हैं। कितने बजे अपनी क्लास रहती है दोस्तों? ठीक 7 बजे अपनी क्लास रहती है। ठीक 7 बजे आप सभी को है जो आ जाना है। अब आज्ञा चाहूंगा आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।